छात्र मित्रों, आप सभी का स्वागत है। ईश्वर से मनोकामना करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ और सुरक्षित रहे। छात्रों, कोरोना बीमारी ने हम सभी के पर्यटन शौक पर अर्थात यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करेंगे। अर्थात आज हम लेखिका रुक्मिणी संगल लिखित वीर भूमि पर कुछ दिन इस यात्रा वर्णन का अनुभव ले लेंगे। छात्रों, इस पाठ का शीर्षक है वीर भूमि पर कुछ दिन, यानी राजस्थान की सैर। राजस्थान को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस भूमि पर सम्राट महाराणा प्रताप जैसे वीर देशभक्तों ने जन्म लिया था। इस यात्रा वर्णन में वीरभूमि के अर्थात राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ के किलों, महलों तथा वहाँ के कला संस्कृति का आंखों देखा रोचक वर्णन लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से किया है। तो चलिए हम भी लेखिका रुक्मिणी संगल के साथ राजस्थान का पर्यटन करने के लिए निकलते हैं। गद्यांश पढ़ते हैं। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यानी लेखिका जैसे जैसे गाड़ी से यात्रा कर रही थी, लेखिका की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यानी इस प्रकार के सारे स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए लेखिका की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते जब मेंढता पहुँचे तो लेखिका को ऐसा लगा कि फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं। अब ऐसा आभास लेखिका को क्यों हुआ कि वह राजस्थान के सैर के लिए नहीं निकली है बल्कि पंजाब के सैर के लिए निकली है, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। लेखिका को पंजाब आने का आभास इसलिए हुआ क्योंकि जब लेखिका ने गाड़ी के बाहर देखा तो पंजाब की तरह कुछ खेत, हरियाली और पशुधन यानी पालतू जानवर भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देने लगे थे और इसीलिए लेखिका को यह आभास हुआ कि वह राजस्थान की सैर के लिए नहीं निकली है बल्कि पंजाब के सैर के लिए निकली है। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। शाम होते होते, सायंकाल यानी शाम होते होते लेखिका का गंतव्य स्टेशन का मतलब है डेस्टिनेशन, यानी पहुंचने का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है गंतव्य स्टेशन। कौन सा गंतव्य स्टेशन? जोधपुर। लेखिका जोधपुर आ गई। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। पड़ाव यानी ठहरने का स्थान। लेखिका को आज जोधपुर रुकना था, ठहरना था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रख कर थोड़ा तरोताज़ा हुए। जोधपुर स्टेशन के नज़दीक ही एक होटल में कमरा मिल गया। उस कमरे में सामान रख कर थोड़ा तरोताज़ा हो गई। यानी जैसे कि हम किसी यात्रा के लिए निकलते हैं और वहाँ उस डेस्टिनेशन या उस गंतव्य स्टेशन पर जब हम पहुंचते हैं, होटल में कमरा पहले से बुक किया होता है या जाकर करते हैं और होटल में के कमरे में जाने के बाद हम जिस प्रकार हाथ मुंह धोते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, तो उस प्रकार लेखिका तरोताज़ा हो गई। आगे देखते हैं। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। अब 22 दिसंबर को अल्पाहार यानी नाश्ता कर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर लेखिका अपनी पहली मंजिल की ओर बढ़ी। यहाँ मंजिल का अर्थ है कि टूर स्पॉट जो होता है, यानी जो पड़ाव है या हम कहेंगे घूमने का जो पहला स्थान है, स्थल है, उस स्थल की ओर लेखिका बढ़ी। अब पहला स्थल था जिस स्थल को देखने के लिए लेखिका गई, वो पहला स्थल था उम्मेद भवन। उम्मेद भवन की ओर लेखिका जब चल पड़ी तब लेखिका को वहाँ क्या क्या दिखाई दिया उसका वर्णन करते हुए लेखिका बताती है कि यह उम्मेद भवन जो है राई बाग नाम के क्षेत्र में यानी स्थान पर स्थित है, बसा हुआ है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन है, यानी इस पूरी दुनिया
का सबसे विशालतम यानी सबसे विशाल सबसे बड़ा भवन यानी मकान अगर कोई है तो वह है उम्मेद भवन। तो यह उम्मेद भवन की विशेषता है। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। अब उम्मेद भवन को उम्मेद भवन यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण उम्मेद सिंह द्वारा हुआ था। चितर झील के पास होने से इसे चितर भवन भी कहते हैं। इस उम्मेद भवन के पास ही चितर झील है और इसीलिए उम्मेद भवन को चितर भवन इस नाम से भी पहचाना जाता है। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। अब इतना विशालतम भवन यानी मकान बनाने के लिए 20 वर्ष का समय लगा था। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। यह जो उम्मेद भवन है उसकी विशेषता यह है कि वह बहुत ही भव्य है यानी आलीशान है और उसके साथ साथ उसकी सजावट जो है, सज्जा यानी सजावट बहुत ही उत्कृष्ट है यानी उत्तम है। और इस प्रकार अपनी उत्तम सजावट से उम्मेद भवन सजा हुआ है। इसमें ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति, विलास, आनंद और आमोद प्रमोद यानी मन बहलावने के लिए अनेक प्रकार के साधन यहाँ उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लेखिका जिस उम्मेद भवन को देखने के लिए गई उस उम्मेद भवन के प्रवेश द्वार पर यानी मुख्य दरवाज़ा जो मेन गेट होता है, मेन गेट पर द्वारपाल को नियुक्त किया गया था। द्वारपाल यानी पहरेदार को तैनात किया गया था। नियुक्त यानी तैनात किया गया था। तो तैनात किए गए द्वारपाल ने लेखिका को यह जानकारी दी कि इस महल के 343 कमरे हैं और इन कमरों को होटल का रूप दिया गया है यानी कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित यानी बदला दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल के एक भाग में राजघराने का परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। यानी होटल में प्रवेश करने के लिए और वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी पीने के लिए आए हुए जो पर्यटक है, हर एक पर्यटक को कम से कम 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेखिका कहती है कि अगर इतना भव्य और उत्कृष्ट यह भवन है तो 1000 रुपये जो है वो रुपये सोचकर हम आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस उम्मेद भवन की सजावट उसकी व्यवस्था जिस प्रकार से की गई है उस प्रकार से 1000 रुपये खर्च जो है वह स्वाभाविक है। अब भूतल पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है। यह जो उम्मेद भवन है, उम्मेद भवन की भूतल पर म्यूज़ियम बनाया गया है। अब इस म्यूज़ियम में क्या क्या है? वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं, म्यूज़ियम को भेंट देने के लिए जब जाते हैं तो इसी प्रकार की अनेक वस्तुओं का वहाँ पर एग्जीबिशन होता है, वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है। तो इसी प्रकार इस उम्मेद भवन में जो म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम में भी वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलाप यानी गतिविधियों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से दिखाई गई है, प्रस्तुत की गई है यानी दिखाई गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। इस भूतल पर इस उम्मेद भवन का मॉडल जो है उस मॉडल को भी रखा गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था। देखिए यह कितना मनोहर दृश्य है। इस उम्मेद भवन के जो कमरे हैं उन कमरों को जो होटल का रूप दिया गया है इससे हमें पता चलता है कि इस उम्मेद भवन की जो भव्यता है वो उत्कृष्टता जो है वह सचमुच सराहनीय है। और इसलिए लेखिका कहती है सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य, आलीशान, मनोहर यानी सुंदर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी। यानी हर एक चित्र जो था वह अनोखा था और उसी अनोखेपन के कारण उस चित्र से दृष्टि नज़र हिलती नहीं थी।
जिसे वहाँ से ज़बरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था, दूसरे स्थान पर पहुँचना था, दूसरे ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए लेखिका को आगे बढ़ना था, और इसीलिए लेखिका को वहाँ से ज़बरन बाहर पड़ना पड़ा। दूसरा गंतव्य था मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। अब मंडोर गार्डन, यह जो उद्यान है, इस उद्यान की जो रचना है या निर्मित की गई थी किसके द्वारा? मांडव्यपुर के नज़दीक जोधपुर के राजाओं के द्वारा, नरेश यानी राजाओं के द्वारा इस उद्यान की निर्मित की गई है। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप है मंडोर। मांडव्यपुर जो है, इस मांडव्यपुर शब्द का अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ, मांडव्यपुर इस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है मंडोर। इन्हें काल के साथ साथ मांडव्यपुर इस शब्द का जो है बदलता हुआ रूप बन गया मंडोर। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। मंडोर गार्डन में अगर दर्शनीय कोई स्थल है, दर्शनीय कोई रचना है, तो वहाँ है भगवान कृष्ण का मंदिर। यह भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण देता है, यानी इस मंदिर की कला इतनी सराहनीय है, इतनी उत्कृष्ट उत्तम है कि अगर उत्कृष्ट कला का प्रमाण यानी सबूत अगर आपको चाहिए तो भगवान कृष्ण का यह मंदिर देख लीजिए। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान दर्शनीय है। यह मंदिर चट्टान यानी पत्थरों को काट कर बनाया गया है, और जिस प्रकार सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है और ऊंचाई पर वो सीढ़ियाँ जाती है, उसी प्रकार यह मंदिर भी ऊंचाई की ओर बढ़ता है। और यह सीढ़ीनुमा उद्यान सचमुच दर्शनीय यानी देखने योग्य है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है। इसी मंडोर गार्डन को रानी उद्यान भी कहा जाता है। इसके आगे 3 तलों वाली 1, 2, 3 यानी 3 मंजिलों वाली एक इमारत है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह इमारत इस मंदिर की क्या कर रही है? पहरेदारी कर रही है। प्रहरी यानी पहरेदारी। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हुए हैं। यह मंडोर गार्डन जो है, उसकी दोनों तरफ जलाशय तालाब बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छोड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते हैं। यानी जब आप मंडोर गार्डन जाते हैं तो वहाँ आपको लोकगीत गाते हुए कुछ गायक जो है वह दिखाई देंगे, जो गायक वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीतों की धुन छेड़ देंगे और आपका मनोरंजन कर देंगे। और यही मनोरंजन के बदले में आपसे कुछ दक्षिणा, आपसे कुछ बख्शिश की वो उम्मीद करते हुए आपको जान पड़ेंगे। रानी उद्यान की बाई ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनाई। अब यह जो रानी उद्यान है, उसकी बाई ओर पहाड़ की एक चट्टान, एक पत्थर पर वीरों ने यानी महापुरुषों ने, जो राजा महाराज जो थे, उन्होंने देवताओं की मूर्तियाँ बनवाई है। चट्टान को काट कर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है, यानी जो चट्टानों को काटकर मूर्तियाँ बनाई गई है, उन मूर्तियों को देखकर आप विश्वास नहीं कर सकेंगे, इतनी सुंदर, इतनी अतुलनीय, यूनिक ऐसी यह मूर्तियाँ हैं। अनुपम यानी अतुलनीय। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। यानी मंडोर गार्डन इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता का जादू जो इतना लेखिका पर हुआ कि लेखिका उस मंडोर गार्डन को भूल ही नहीं पाई, और चकित होकर वो आगे बढ़ी। किसकी ओर? मेहरानगढ़ किले की ओर, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। अब यहाँ जो मेहरानगढ़ है किला है, वह जोधपुर शहर के बीचों बीच 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर
20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। अब देखिए यह मेहरानगढ़ जो है, मेहरानगढ़ जो है वह परकोटे से घिरा हुआ है। परकोटा का मतलब होता है किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई बड़ी दीवार, उसे कहा जाता है परकोटा। तो इस परकोटे से यह मेहरानगढ़ जो है वह घिरा हुआ है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। मेहरानगढ़ की निर्मित किसने की? जोधाजी राव इन्होंने। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है। अब ये जो परकोटा है यानी सुरक्षा के लिए बनाई गई जो दीवार है, इन दीवारों में जगह जगह बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, उसे कहा जाता है बुर्जिया। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोह पोल, फतह पोल बने हैं। अब इस मेहरानगढ़ का जो मुख्य द्वार है, जो उस मुख्य द्वार के जो द्वार है, दरवाजे, उन्हें नाम दिए गए हैं जयपोल, लोहपोल और फतहपोल। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मन भावन दिखाई देता है। यानी लेखिका कहती है कि जयपोल यह जो द्वार है, दरवाज़ा है, उस दरवाजे से आते आते शहर नीचे रह जाता है और हम ऊपर आ जाते हैं। और उस ऊपर से यह जो शहर है, इस शहर का यानी जोधपुर शहर का दृश्य बहुत ही मनोभावन यानी मन को सुंदर, मन को बहुत ही भाता है, सुंदर दिखाई देता है। किस कारण? रेगिस्तान की धूप और चमकती चांदनी में इस शहर का सौंदर्य, सुंदरता और भी निखरता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। अब जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल, ये जो द्वार है, ये जो दरवाजे बनाए गए हैं, वे दरवाजे जोधाजी राव के जो आगे के वंशज हैं, उन्होंने विजय के प्रतीक रूप में, प्रतीक यानी चिन्ह के रूप में बनवाए हैं। जब जब उन्हें कोई किसी युद्ध में विजय मिल जाती थी तो उस विजय के प्रतीक में यानी विजय का रूप बताने के लिए या उस विजय के रूप को प्रतीत करने के लिए एक चिन्ह के रूप में ये द्वार बनाए गए हैं। द्वारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हैं। अब हस्त चिन्ह यानी हथेलियों के निशान इन दरवाजों पर बनाए गए हैं कि इनके जोहर करने वाली वीरांगनाओं के। जोहर करना यह एक राजस्थान की जो स्त्रियां हुआ करती थी उनके द्वारा जो की गई प्रथा हुआ करती थी। जोहर करना यानी अपने आप को, स्वयं को अग्निकुंड में झोंक देना, अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित करना। जब कोई राजा या उस राजा के युद्ध में आक्रमण करते हुए अगर कोई वीर को वीरगति प्राप्त हो जाती या उसकी मृत्यु हो जाती तो उस वीर की पत्नी वीरांगना अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर देती। और इसी के लिए इन दरवाज़ों के दीवारों पर जोर करने वाली इन वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह, हथेलियों के निशान बनाए गए हैं। दुर्ग के अंदर यानी किले के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है। दुर्ग के अंदर अनेक प्रकार के भव्य यानी शानदार, बहुत ही आलीशान ऐसे मकान हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। यानी यह जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ के अंदर जो बड़े बड़े मकान हैं उन मकानों को नाम दिए गए हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल आदि। कहीं बैठक खाना यानी बड़ा हॉल है तो कहीं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब यह होता है कि राजा अपने खास मंत्रियों के साथ चर्चा करने के लिए जिस दरबार में बैठते थे उस दरबार को कहा जाता है दीवाने खास। तो कहीं बैठक आना है तो कहीं दीवाने खास है तो कहीं दीवाने आम है। दीवाने आम यानी किसी आम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए जो दरबार भरता था उसे कहा जाता है दीवाने आम। तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। तो इस मेहरानगढ़ के
अंदर जो बड़े बड़े भव्य ऐसे भवन है, मकान है, उन मकानों में अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन जिसे कहते हैं, इस एग्जीबिशन के हेतु पेंटिंग्स और दरिया यानी शतरंजियों का प्रदर्शन वहाँ किया गया है, वह दिखाई देता है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत ठंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। यानी मेहरानगढ़ की शोभा देखने के बाद लेखिका आगे जो बढ़ी, वह क्या देखने के लिए बढ़ी? जसवंत ठंडा नाम का जो स्मारक है, स्मारक यानी मेमोरियल, विख्यात यानी प्रसिद्ध, ऐसा वह स्मारक देखने के लिए लेखिका आगे चल पड़ी। प्रवेश द्वार के एक ओर यानी मुख्य दरवाजे के एक ओर महादेव का मंदिर है, तो दूसरी ओर देव सरोवर है। यहाँ अनेक पक्षी, अब देखिए यह है जसवंत ठंडा स्मारक, और यह जो स्मारक है मेहरानगढ़ के बगल में जो दूसरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर यह स्मारक बसा हुआ है। अब यह जो स्मारक है, उस स्मारक के अंदर जब आप जाते हैं तब भांति भांति की चिड़िया चाह चाह कर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। अनेक पक्षी, अनेक चिड़िया, अलग अलग प्रकार की चिड़िया चह चहा कर अपनी खुशी की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी पर्यटकों को, यात्रियों को प्रदान कर रही थी, यानी दे रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। अब इस स्मारक की निर्मित किस कारण हुई? 1903 में महाराजा जसवंत सिंह, इनकी याद में, स्मृति यानी याद में यह स्मारक बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। अब जोधपुर में जिन जिन स्थलों को लेखिका ने भेंट दी, लेखिका जिन जिन स्थलों को देखने के लिए गई, तो उन स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, मूर्तिकला को देखकर लेखिका इतनी चकित हुई कि या इतनी खुश प्रसन्न हुई कि लेखिका का मन उन कलाकारों का सम्मान करने और उन्हें नमन करने के लिए बिल्कुल नहीं मना कर रहा था। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। अब इतना समय हो चुका था कि सायंकाल होते होते सूर्य पश्चिम की ओर डूबने के लिए यानी सूर्यास्त का समय हो गया था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था, और इसीलिए लेखिका को भी में शाम होने लगी थी, सूर्यास्त होने लगा था, और इसीलिए लेखिका को भी विश्राम यानी आराम करना था, और इसीलिए विश्राम स्थल की ओर यानी आराम करने के लिए उन्हें आगे बढ़ना था। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। इन्हें जोधपुर का मनोरम दृश्य देखकर जोधपुर में लेखिका ने उम्मेद भवन, मंडोर गार्डन, उसके बाद मेहरानगढ़ और जसवंत ठंडा का स्मारक, ये सारे ऐतिहासिक स्थलों को देखकर उनसे लेखिका बहुत ही प्रभावित हुई, और उसी प्रभावित होने के बाद लेखिका आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के लिए लेखिका की यात्रा शुरू हुई जोधपुर से जैसलमेर तक। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। लेखिका अगली सुबह जैसलमेर स्टेशन उतरी। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र यानी जल्दी ही होटल की वैन में बैठ गए, और थोड़ी देर में होटल के स्वागत कक्ष यानी रिसेप्शन हॉल जो होता है उसे कहा जाता है स्वागत कक्ष में आसीन थे, यानी वहाँ वे बैठे हुए थे। एक कमरे में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। एक कमरे में लेखिका का सामान पहुंचाया गया और होटल के मालिक ने लेखिका को पूरे दिन का कार्यक्रम समझाया, इस प्रकार जैसे कि वह मालिक लेखिका को पहले से ही जानता हो। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। नगर भ्रमण यानी शहर घूमने के लिए व्यवस्था की गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए।
पटवा की हवेलियाँ। ये देखिए, ये पटवा की हवेलियाँ है जो कि जैसलमेर का सबसे बड़ा आश्चर्य है। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। पटवा हवेली के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए किया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था, यानी एक हवेली बनाने के लिए 12 वर्ष का काल लगा था। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। यानी जैसलमेर शहर के बीचों बीच खड़ी ये 5 हवेलियाँ एक कलात्मक आर्टिस्टिक बहुत ही सुंदर कला से संबंधित जो वास्तुशिल्प है, वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर जो है आर्किटेक्चर का अद्भुत अनोखा ऐसा नमूना यानी उदाहरण है। यानी पटवा की हवेलियाँ एक उत्तम उत्कृष्ट आर्किटेक्चर वास्तुशिल्प या स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों पर खड़ी है। यानी पटवा हवेली की जो छतें हैं वे छतें पत्थर के खंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोका यानी दीवार में जो खिड़कियां बनाई जाती है उन्हें दीवार या दरवाजे के ऊपर जो खिड़कियां बनाई जाती है उन्हें कहा जाता है झरोका। हवेलियों में पत्थर से बने जालियों का काम, कई पारदर्शक ट्रांसपेरेंट खिड़कियां हैं। सोने की कलम से की गई चित्रकारी यानी सोने के कलम से यानी सोने का रंग इस्तेमाल करके चित्रकारी की गई है। सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। यानी यह जो पटवा हवेलियाँ है उन हवेलियों की सजावट इतनी मनोरम सुंदर है कि उसे देखते ही आश्चर्य हो जाता है। पर्यटक आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वहाँ जो काम किया गया है, वहाँ जो कलाकारी दिखाई गई है वह सीपी, कांच इन सभी वस्तुओं का उपयोग कर उस पटवा हवेली की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। धन्य है वे शिल्पकार यानी कारीगर जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। लेखिका कहती है कि सचमुच ये जो हम कारीगरी दिखाई गई है उस कारीगरी यह कला को देखकर वे जो शिल्पकार है जिन्होंने यह वास्तु बनाई है उन शिल्पकारों के हाथ और उनका मस्तिष्क यानी उनका जो दिमाग है उस दिमाग जो है उस दिमाग की जो कारीगरी है उस कारीगरी को देखकर सचमुच अचरज निर्माण होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि लेखिका रुक्मिणी संगल इन्होंने जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन, मंडोर गार्डन, मेहरानगढ़, जसवंत थंडा, पटवा हवेलियाँ इन स्थलों की यात्रा की और वहाँ का मनोहारी वर्णन हमारी आँखों के सामने सजीव कर दिया। आशा करती हूँ कि यहाँ तक यह पाठ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।